हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे शॉक थेरेपी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जान लेते हैं शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है और इसके क्या परिणाम सामने आए। देखिए, साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था के पतन ने कई देशों में एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से एक लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण की प्रक्रिया को जन्म दिया। विश्व बैंक और आईएमएफ से प्रभावित संक्रमण के मॉडल को शॉक थेरेपी के रूप में जाना जाने लगा। कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, उसके बाद रूस, मध्य एशिया के कुछ देश और पूर्वी यूरोप के जो देश थे, उन देशों में पूंजीवाद की तरफ बढ़ने का जो मॉडल था, वो मॉडल शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। और अगर हम शॉक थेरेपी की बात करें कि शॉक थेरेपी किसके डायरेक्शन में हुआ, तो शॉक थेरेपी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से डायरेक्टेड था। अगर मैं ये बात करूं एक लाइन के अंदर कि आखिरकार शॉक थेरेपी किसे कहा जाता है, तो शॉक थेरेपी का मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी पहले शॉक देना, पहले नुकसान पहुंचाना, फिर उसके बाद उसका उपचार करना। देखिए, इन जिन देशों की बात मैं कर रहा हूं, और रशिया, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के जो देश हैं, ये देश कहीं ना कहीं साम्यवादी व्यवस्था में यूएसएसआर से प्रभावित थे। जैसा व्यवस्था यूएसएसआर की थी, सोवियत संघ की थी, वैसी ही व्यवस्था इन राष्ट्रों के अंदर चल रही थी। यानी समाजवादी व्यवस्था के आधार पर ये राज्य चल रहे थे। और समाजवादी व्यवस्था में जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो दुनिया के देशों को ऐसा लगने लगा, साथ ही साथ इन देशों को ऐसा लगने लगा कि साम्यवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था जो है, वो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है इस व्यवस्था के अंदर। इस व्यवस्था के हिसाब से चला नहीं जा सकता, डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है। और यही रीजन रहे कि शॉक थेरेपी जो है विश्व बैंक और आईएमएफ ने इंट्रोड्यूस की, और इसके तहत समाजवादी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को धीरे धीरे कर छोड़ते हुए पूंजीवाद की व्यवस्था की तरफ चलने का प्रयास किया गया। और अगर मैं ये बात करूं कि शॉक थेरेपी को जो अपनाया गया, तो शॉक थेरेपी को अपनाने के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण बदलाव की आवश्यकता थी, जिसके कारण सोवियत काल के दौरान शामिल किसी भी संरचना को पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंका गया। कहने का मतलब यह है कि ये जो संक्रमण का दौर रहा, ये जो संक्रमण वाला पीरियड रहा, ये आघात पहुंचाकर उपचार करने की जो बात कही गई शॉक थेरेपी के अंतर्गत, इस संक्रमण में राज्य से जो नियंत्रित समाजवादी पूरा मॉडल था, उस मॉडल को छोड़ते हुए पूंजीवाद को अपनाया जाना था। क्यों? क्योंकि देखिए, दो ही ऑप्शन उस समय लोगों के पास अवेलेबल थे, या तो समाजवाद का ऑप्शन अवेलेबल था या पूंजीवाद का। इन दोनों ऑप्शंस के अलावा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। और जब इन दोनों ऑप्शन में से अपनाना था, तो इन राष्ट्रों के पास ये एक बेहतरीन विकल्प था कि भाई, समाजवादी व्यवस्था तो देखिए अगर इतनी अच्छी होती या इतनी सही होती और इसके हिसाब से सही तरीके से अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सकता, तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ बहुत आगे निकल गया होता। लेकिन क्योंकि इस व्यवस्था में कुछ कमियां रहीं, कुछ खामियां रहीं, जिसकी वजह से साम्यवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था पर आधारित सोवियत संघ 1991 में विघटित हो गया। और ये जो शॉक थेरेपी थी, इस शॉक थेरेपी के अंतर्गत मुक्त व्यापार की जो नीति थी, वो अपनाई गई, वित्तीय खुलापन अपनाया गया, मुद्राओं की जो आपस में इंटरचेंजेबल करना था जो मुद्रा को, वो चीज, उस चीज को बहुत महत्व दिया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सिद्धांत पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत थे, वित्तीय खुलापन होगा, मुद्राओं का आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, साथ ही साथ जो मुक्त व्यापार है, अर्थव्यवस्था के दरवाजे सभी देशों से व्यापार के लिए खोल दिए जाएंगे, आयात निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरह के सभी कार्य जो है वो शॉक थेरेपी के द्वारा समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ चलने के लिए अपनाए गए थे। और इसके अंतर्गत ये प्रयास किया गया था कि समाजवादी व्यवस्था को धीरे धीरे कर छोड़ते हुए पूंजीवाद की तरफ बढ़ा जाए। देखिए, जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, तब से लेकर 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया, शीत युद्ध का दौर चला। और इसी बीच में
अमेरिकी गुट ने अपनी ताकतों को बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास किया था। साथ ही साथ सोवियत संघ ने भी इन प्रयासों को कहीं कम नहीं होने दिया कि वो अपने गुट को भी ताकतवर बनाएगा। और वो अपने गुट को ताकतवर बनाने के लिए इस तरह के प्रयास करने लगा, दूसरे देशों को अपने साथ शामिल करने लगा। इसी कड़ी में, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, वार्सा पैक्ट नाम का एक गुट जो कि नाटो को जवाब देने के लिए बनाया गया था सोवियत संघ के द्वारा, इस गुट में जो शामिल देश थे उन्होंने जो सोवियत जो खेमा था उस खेमे में ये सारे राष्ट्र शामिल हो गए थे। और जैसा कि सोवियत संघ की व्यवस्था थी वैसी ही व्यवस्था इन देशों ने भी अपनाई थी। अब सोवियत खेमा जो था वो पूरी तरह से व्यापारिक जो गठबंधन थे पहले, उन गठबंधनों को पूरी तरह से उसने खत्म कर दिया। पूरी तरह से वो व्यापारिक जो गठबंधन थे, व्यापारिक जो संबंध थे, उन संबंधों से कट गया था। और जब शॉक थेरेपी के द्वारा ये प्रयास किया गया कि समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवाद की तरफ बढ़ा जाए, तब हर देश को, जो सोवियत खेमे का हर देश था, उसे किसी ना किसी पश्चिमी देश से जोड़ा गया ताकि पश्चिमी जो इकोनॉमिक सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से वहाँ की व्यवस्था भी चल सके। यानी पश्चिमी जो देश थे वो देश सोवियत खेमे के इन राष्ट्रों को कहीं ना कहीं एक सहारा देने का प्रयास कर रहे थे, गाइडेंस देने का प्रयास कर रहे थे कि भाई समाजवादी व्यवस्था तो आप लोगों ने जिस तरह से चलानी थी चला ली, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है उस चीज को अब हम आपको बताएंगे। तो साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था अपनाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका शॉक थेरेपी था। हालांकि शॉक थेरेपी के वैसे परिणाम रूस में नजर नहीं आए जैसे कि आने चाहिए थे, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। देखें, यहाँ जो शॉक थेरेपी थी, शॉक थेरेपी का उद्देश्य था पूंजीवाद की तरफ संक्रमण किया जाए समाजवादी व्यवस्था से। लेकिन ये जो शॉक थेरेपी थी, शॉक थेरेपी रूस की अर्थव्यवस्था पर बाहरी अभिविन्यास की तरह बाहरी परिवर्तन इसके अंतर्गत शामिल किया गया था और बाहरी एक कहते हैं ना बाहरी आवरण डाला गया था। हालांकि जो रूस की व्यवस्था थी वो एक साम्यवादी व्यवस्था थी, समाजवादी व्यवस्था थी, लेकिन जब उसका संक्रमण किया गया समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ तो बाहरी आवरण डालने का प्रयास किया और उस बाहरी आवरण ने कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। लाभ पहुंचाने की जगह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान की तरफ लेकर चले गए और शॉक थेरेपी ने अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और लोगों पर बोझ बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि शॉक थेरेपी तो लाई इसलिए गई थी ना कि साम्यवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था की जो कमियां हैं उन्हें कैसे भी कर दूर किया जाए और लोगों को एक अच्छा जीवन दिया जाए, पूंजीवादी व्यवस्था के पूंजीवादी नियमों के हिसाब से लोगों को जीवन शैली दी जाए। लेकिन उसके नतीजे उतने अच्छे नजर नहीं आए जितने आने चाहिए थे। अब अगर हम रूस पे प्रभाव की बात करें तो रूस पहले जो रूस था, रूस में पहले उद्योग राज्य द्वारा नियंत्रित थे। यह व्यवस्था पूरी तरह बदल गई और राज्यों के नियंत्रण से ये सारी व्यवस्था बाहर जाने लगी और निजीकरण होने लगा और लगभग 90% उद्योगों को निजी व्यक्तियों और कंपनियों को बेच दिया गया। तो देखें, यहाँ रूस ने जब साम्यवाद या समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ का सफर तय करना शुरू किया तो सबसे पहले उसने अपने नियंत्रण से उद्योगों को बाहर निकालना शुरू किया। और जब उसने अपने नियंत्रण से उद्योगों को बाहर निकालने के प्रयास किए तो उसने जो प्राइवेट कंपनियां थी, प्राइवेट जो लोग थे, उन लोगों को सारे सरकारी उद्योग, लगभग यहाँ देखिए मैंने जिक्र किया है आपसे कि लगभग 90% जो उद्योग थे वो निजी व्यक्तियों को, निजी कंपनियों को बेच दिए गए। और जब रूस ने ये सारा काम किया, 90% जो उद्योग थे सरकारी, उन्हें निजी व्यक्तियों को और निजी कंपनियों को बेच दिया गया, तो शॉक थेरेपी के द्वारा राज्य की जो नियंत्रित उद्योग व्यवस्था थी वो पूरी तरह से गायब हो गई, जिसे इतिहास में सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। देखिए, यहां ये याद रखिएगा कि इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे कहा जाता है। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल रूस के अंदर शॉक थेरेपी जब अपनाई गई और जो सार्वजनिक नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में जो उद्योग थे उन्हें जब निजी लोगों को, निजी कंपनियों को बेचा गया तो उनके जो दाम थे, उनका जो प्राइस तय किया गया वो सही ढंग से तय नहीं किया गया था। मान लेते हैं कोई रूस का ऐसा उद्योग था जिसका वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए होना चाहिए था बेचते समय, तो वहाँ की जो सरकारी तंत्र की जो व्यवस्था थी, वहाँ के सरकारी जो कर्मचारी थे, सरकारी जो लोग थे, उन्होंने उसको सही तरीके से एनालिसिस नहीं किया उस उद्योग को और उसका वैल्यूएशन
कई गुना कम रुपए में लगाया, और मान लेते हैं कि जब उसके दाम में सही चीज ऐड नहीं की गई, उसका दाम सही प्रकार से तय नहीं किया गया, तो औने पौने दामों पर जब ये उद्योग निजी कंपनियों को, निजी व्यक्तियों को बेचे गए, तो उन्होंने बहुत भारी मात्रा में इसका लाभ उठाया, जिसकी वजह से ये जो शॉक थेरेपी थी, ये जो राज्य के नियंत्रण से शॉक थेरेपी के द्वारा जो रूस में राज्य के नियंत्रण से जो उद्योग थे वो बेचे गए, तो इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया था। तो यहाँ ये याद रखिएगा, जब शॉक थेरेपी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है वो डायरेक्ट आपको शॉक थेरेपी ना लिखकर आपसे ये पूछ ले कि इतिहास में सबसे बड़ी गैराज सेल से आप क्या समझते हैं, रूस पर इसके क्या प्रभाव पड़े, स्पष्ट करें। तो यहां आप इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए, अगर शॉक थेरेपी के एक और परिणाम की बात करूं कि क्या प्रभाव या क्या परिणाम नजर आए, तो यहाँ सबसे बड़ा परिणाम एक ये नजर आया कि जो रूस के लोगों ने किया, रूस के अर्थशास्त्रियों ने, रूस के जानकार बौद्धिक वर्ग के लोगों ने किया, राजनेताओं ने किया, उसकी वजह से ये जो इतिहास की बहुत बड़ी गैराज सेल हुई, इसकी वजह से लोगों को ऐसा लगने लगा कि हाँ, शायद ये अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही है, और जिसकी वजह से जो रूसी मुद्रा थी रूबल, उसमें भारी गिरावट आई, और मुद्रास्फीति की उच्च दर ने लोगों का जो बचत जीवन यापन में खर्च होने लगी। कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो ये शॉक थेरेपी थी, शॉक थेरेपी के द्वारा अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रयास किए, लेकिन जब रूस के अर्थशास्त्रियों ने, रूस के राजनेताओं ने गलतियां करना शुरू करी, तो लोगों को समझ आने लगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि बहुत मामला गड़बड़ है, और इसी वजह से, इसी कारण से जो रूसी मुद्रा थी रूबल, उसमें बहुत ज्यादा तेजी से गिरावट आई। साथ ही साथ रूस के अंदर मुद्रास्फीति जो थी, महंगाई की जो दर थी, वो बहुत ज्यादा हो गई, महंगाई बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी जो सेविंग्स की हुई थी, वो सेविंग्स भी निकालकर सिर्फ अपने जो जीवन यापन करना था, उन्हें अपने खाने पीने के जो खर्चे करने थे, अपने परिवार का लालन पालन जो करना था, सिर्फ उसमें ही ज्यादातर पैसा खर्च कर दिया। और इस वजह से सरकारी जो सब्सिडियों की वापसी ली गई रूस के अंतर्गत, ताकि अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं ये जो नुकसान पहुंच रहा है इसे कम किया जाए, इसलिए सरकार ने उस समय अपनी सब्सिडियां वापस ले ली थी। लेकिन जब सब्सिडी वापस हुई तो सब्सिडियों के वापस जाने की वजह से लोगों को और गरीबी की मार झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रूस की जो जनता थी वो प्रभावित हो रही थी, बहुत ज्यादा धीरे धीरे कर प्रभावित हो रही थी। हालांकि देखें, अगर सरकार के एस्पेक्ट से हम देखें तो हम ये मान सकते हैं कि भाई, सरकार ने प्रयास किया था शॉक थेरेपी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सुधारने का, कि कैसे भी कर समाजवाद को छोड़ देते हैं, पूंजीवाद को अपना लेते हैं, यही शॉक थेरेपी था। लेकिन जब सरकार ने देखा कि शॉक थेरेपी अपनाने के कारण कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, ये जो गैराज की बड़ी सेल थी, इतिहास की सबसे बड़ी सेल, इसमें कहीं ना कहीं रूस को नुकसान जब हो रहा था, तो सरकार ने अपने खर्चों में कटौती करना शुरू किया। सरकार ने सब्सिडियां जो थी वो वापस ले ली थी, और जब सब्सिडियां वापस हुई तो जो रूस के लोग थे, उन लोगों को गरीबी की मार झेलनी पड़ी थी। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी पड़ा शॉक थेरेपी का, कि ये जो निजीकरण हुआ, ये जो सरकार के नियंत्रण में पहले उद्योग चल रहे थे और बाद में निजी कंपनियों को, निजी लोगों को, निजी व्यक्तियों को बेच दिए गए ये सारे उद्योग, ये निजीकरण बनने की वजह से एक नई असमानता ने जन्म लिया। और जब निजीकृत हो गई तो निजीकृत लोगों ने, निजी कंपनियों ने सिर्फ अपना लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य किया। जनता को उसका नुकसान झेलना पड़ रहा है, या जनता को उसका बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, इन चीजों से निजी कंपनियों को, निजी व्यक्तियों को कोई लेना देना नहीं था। निजी कंपनियों को, निजी व्यक्तियों को सिर्फ एक ही बात से लेना देना था, और वो थी कैसे भी कर उस उद्योग से, उस व्यवसाय से, उस इंडस्ट्री से अधिक लाभ कमाया जा सके। तो देखें, ये पूरा का पूरा शॉक थेरेपी का आप लोगों के सामने मैंने कंसेप्ट रखा। मुझे पूरी उम्मीद है शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम सामने आए, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और आप शॉक थेरेपी का अर्थ और इसके परिणामों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।